हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी बीएड 4 सेमेस्टर के पेपर 1 की क्लासेस। ठीक है, और ये मेरी पहली क्लास है आज। तो इसमें आज हम यूनिट 1 का चैप्टर फर्स्ट है जो हमारा एजुकेशन इन इंडिया, वो कवर करेंगे। ठीक है, अब ये तो कंफर्म नहीं है कि एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन हमें अपनी ये तैयारी दोनों तरफ से करनी है, क्योंकि जो एंड ऑफ द एग्ज़ाम होते हैं उनमें हम अपना प्रिपरेशन मतलब उतना अपना 100% दे नहीं पाते हैं। और यूनिवर्सिटी का कोई भरोसा नहीं है कि वो लास्ट मोमेंट पे किस मोड में एग्ज़ाम कराने के लिए बोल दे। ठीक है, और ये जो और आपको पता ही है कि ये जो लास्ट सेमेस्टर है इसमें आप जितना मार्क्स गेन कर लेते हैं, बस आपके पास ये आखिरी मौका है। अगर आपके और सेमेस्टर ख़राब गए हैं या अच्छे गए हैं तो आप इसमें भी मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो हमारा पहला, मैंने इसमें कुछ ज़्यादा थ्योरी नहीं दी है, और भी चैनल है जिनमें पूरी बुक उठा के बोल रहे हैं, जैसे कि ये ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है। और लेकिन मैंने क्या किया है, उनको कंप्रेस कर दिया है और छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख दिया है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का अर्थ भारतीय सभ्यता, संस्कृति और दर्शन से है। ठीक है, ये मैंने पॉइंट वाइज क्वेश्चंस बनाए हैं, आप उनको अगर ध्यान में पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी एग्ज़ाम में एमसीक्यू ऐसा लगेगा कि कोई बाहर से क्वेश्चन आया है, सब आपको इसी में से मिलेगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है कि भारत को संपूर्ण संसार का गुरु कहा गया था। जैसे कि हमारा जो एजुकेशन, जो प्राचीन काल में जो हमारी शिक्षा होती थी, तो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब आपको पता ही है कि हमारे जो महाविद्यालय जो हुआ करता था तक्षशिला, तो इसमें हमारे जो प्रोफेसर जो भी हुआ करते थे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते थे, और इनसे जो बच्चे पढ़ के बाहर जाते थे वो, और मतलब वो बाहर पूरे संसार में मतलब अपना ज्ञान का विस्तार करते थे। तो जिससे कि ये लास्ट में ये साबित हुआ कि जो भारत है वही पूरे संसार का गुरु है। ठीक है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब जैसे ही इसमें ये बताया गया है पॉइंट्स वाइज कि हमारे जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में कौन कौन से प्रमुख आधार थे, मतलब क्या क्या पढ़ाया जाता था। तो पहला आता है हमारा वेद। वेद हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वेद से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको एमसीक्यूज़ के भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, और जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कोशिश करूंगी कि आपको मैं वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा दूं। तो हमारा पहला है कि वेद, भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल आधार वेद है। ठीक है, तो हमारे जो प्राचीन काल की जितनी जो शिक्षा हुआ करती थी वो वेद के ही आधार पर होती थी। वेद ही भारतीय दर्शन के स्रोत हैं, और वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, और इनमें से जो हमारा सबसे पुराना वेद है वो हमारा ऋग्वेद है। ठीक, ये स्टेटमेंट आ जाता है एग्ज़ाम्स में, तो आपको अगर ट्रिक जाननी है, जैसे कि क्या होता है कि कोई स्टेटमेंट है और हमें वो एग्ज़ाम के लास्ट तक याद नहीं रहता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि उनका नाम याद करिए और नाम लिख के उनके आगे, जैसे इस पूरे स्टेटमेंट में अगर आपको कोई भी अच्छी लाइन लग रही है या फिर ऐसा कोई वर्ड जो आपको याद रहे कि हाँ इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ये कहा था, तो आप उसको लिंक करके लिख लीजिए और आपको फिर ये हमेशा याद रहेगा। तो विलियम जेम्स जोन्स ने कहा था कि वेदों से हमें शल्य क्रिया, औषधि, संगीत, धनुर्विद्या तथा भवन निर्माण आदि का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जैसे कि धर्म, संस्कृति, विज्ञान, रहस्यवाद, नीतिवाद, विधि, ब्रह्मांड विज्ञान और मौसम विज्ञान आदि के विश्वकोश हैं। हमारा नेक्स्ट जो हमारा भारतीय ज्ञान की परंपरा थी वो थी ब्राह्मण और आरण्य ग्रंथ। ठीक है, तो वेदों के आध्यात्मिक और रहस्यात्मक अर्थों को जानने के लिए ये वैदिक काल के सांसारिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के विषय में बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करते थे। अब हमारा आता है उपनिषद ग्रंथ। उपनिषद ग्रंथ बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका जो प्रमुख उपनिषद ग्रंथ का जो प्रमुख प्रतिपाग है वो ये है ब्रह्म विद्या या आध्यात्मिक विद्या। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपनिषद ग्रंथ का
मतलब उपनिषद ग्रंथ में कौन सी विद्या को समाहित किया है या उसका उद्देश्य क्या है, तो वो क्या होता है, हमारा आध्यात्म विद्या होती है। ठीक है। उपनिषदों की संख्या सामान्यतः 13 मानी गई है, लेकिन हुम ने इन 13 उपनिषदों का अंग्रेजी अनुवाद किया है। और जो हमारे जो वरदाचार्य थे उन्होंने इन उपनिषदों की संख्या 108 बताई है। इन ग्रंथ ने भारतीय चिंतन और भारतीयों के जीवन को प्रभावित किया है। ठीक है। तो जो सामान्य अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो सामान्य मतलब ग्रंथ की संख्या कितनी है, तो आप 13 बताएंगे। और अगर किसी पर्टिकुलर नेम लिख के पूछा जा रहा है, जैसे कि हुम ने या वरदाचार्य ने कितनी कितनी संख्याएं बताई हैं, तो आपको इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन संप्रदायों को 2 भागों में विभाजित किया है। तो भारतीय दर्शन को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है हमारा आस्तिक दर्शन, दूसरा है हमारा नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन किसको बोलते हैं? जिसे वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास रखने वाले। ठीक है। जो वेदों पर विश्वास करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। ठीक है। और जो नास्तिक होते हैं वो होते हैं जो वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं रखते हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे? जैसे आस्तिक में तो ठीक है, आस्तिक है, और नास्तिक में जब ना वर्ड यूज़ हो जाता है तो उसका मतलब है जो विश्वास ना रखने वाले लोग। ठीक है। अब आस्तिक दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? ये 6 प्रकार के होते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, और छठा है हमारा वेदांत दर्शन। और हमारे नास्तिक दर्शन 3 प्रकार के होते हैं। चावाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। इनके अलावा जो हमारा गीता दर्शन है, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता आती है, वो एक अलौकिक ग्रंथ माना गया है। ठीक है। इसमें तत्व विद्या, दर्शन, नीति शास्त्र और मानवीय आदर्श को अपनी चरम काष्ठा पर पहुंचाया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सामाजिक संगठन। तो जो हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा का सामाजिक संगठन था, उसको 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें आते हैं हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण क्या होते थे? इनका जो सीक्वेंस में ही याद रखिएगा। ठीक है। इनका सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो ब्राह्मण वो होते हैं जो ज्ञान की वृद्धि और समाज को दिशा प्रदान करते हैं। क्षत्रिय वो होते हैं जो समाज की सुरक्षा करना, जिनका काम होता है समाज की सुरक्षा करना। वैश्य का काम होता था व्यापार और व्यवसाय करना। और जो शूद्र होते थे उनका काम होता था तीनों वर्ग, जो उच्च वर्ग हैं ये 3, उनकी सेवा करना। देखिए, शूद्र जो होते थे वो बहुत ही लोअर कास्ट के माने जाते थे। तो इनका जो काम होता था वो ये होता था कि अपने से जो अपर कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि प्राचीन भारतीय परंपरा में मानव जीवन संगठन 4 आश्रमों में बांटा गया था। और जो ये 4 आश्रम थे वो व्यक्ति की आयु 100 वर्ष मानकर, जैसे पहले के जो लोग होते थे वो 100 वर्षों तक भी जिंदा रहते थे, उससे ज़्यादा भी जिंदा रहते थे। लेकिन आजकल तो लोग 50 तक भी बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। तो पहले का जो टाइम था उसमें क्या था कि व्यक्ति की आयु 100 वर्ष मानकर उसे 25-25 के 4 भाग में विभाजित कर दिया था। ठीक है। तो हमारा जो पहला आश्रम था वो था ब्रह्मचार्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचार्य में क्या होता था? ब्रह्मचार्य आश्रम में वो विद्यार्थी जीवन व्यतीत करता था कि कोई व्यक्ति है वो 25 वर्ष तक अपने विद्यार्थी जन्म से लेके 25 वर्ष तक वो ब्रह्मचार्य आश्रम में ही रहता था। फिर आता था गृहस्थ आश्रम। 25 के बाद के जो आगे के 25 वर्ष होते थे, मतलब 50 वर्षों तक, 25 से लेके 50 वर्षों तक वो अपने विवाहित जीवन को व्यतीत करता था। फिर आता था 50 के बाद और 25 वर्ष तक, मतलब कि 75 वर्ष तक वो वानप्रस्थ आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करता था, मतलब कि अवकाश का जीवन। ठीक है। और मतलब
अवकाश का जीवन मतलब गृहस्थ आश्रम से निकल कर वो मतलब अपनी जो एक्सप्लोर करते थे लोग पहले, तो फिर 75 से लेकर के जो 100 तक जो 25 वर्ष थे वो व्यक्ति संन्यास धारण कर लेता था। मतलब कि संसार को त्यागने का जीवन, वो अपनी भौतिक इच्छाएं और भौतिक जीवन मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये लोग संन्यास आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब आता है विद्या संबंधी अवधारणा। तो विद्या शब्द का विद्या शब्द संस्कृत के शब्द विद धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समझना। ठीक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा शंकराचार्य का स्टेटमेंट। वो है कि उन्होंने एक श्लोक दिया था, उसका अर्थ है कि विद्या ब्रह्म पद की प्राप्ति कराने वाली विद्या बोध का विकास करती है। बोध यह है जो व्यक्ति के पूर्ण विकास में सहायक होता है। ठीक है, तो आप इनका स्टेटमेंट याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। और अगर सब्जेक्टिव होता है तो अगर आप इसको हाईलाइट करके लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। आगे ये हमारे कुछ ठाकुर पब्लिकेशन की बुक में बीच बीच में बहुत सारे श्लोक दिए थे और ये उनका एक्सप्लेनेशन है। जैसे हमारा पहला है, उसका अर्थ है कि वह विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करती है। ठीक है, फिर ये जो हमारा थर्ड है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा। इसका अर्थ है रूप यौवन और उच्च कुल से युक्त व्यक्ति विद्या के अभाव में उसी प्रकार शोभा नहीं देता जैसे किंसुक का पुष्प सुगंध के अभाव में शोभा को प्राप्त नहीं करता। ठीक है, आगे भी ऐसे ही श्लोक है और इसका मतलब है तो मैंने लिख दिया है, आप इसको वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ लेंगे। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, ये हमारे 2 लास्ट टॉपिक बचे हैं। विद्या के दो स्वरूप कौन कौन से हैं। जैसे विद्या के जो विद्या को 2 स्वरूपों में बांटा गया है, वो है पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या का मतलब होता है आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी इसमें। इसका मतलब होता था व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त कराना। ठीक है, तो पराविद्या आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ उन्हें ये सिखाया जाता था कि व्यक्ति अपना सांसारिक जीवन छोड़ के मोक्ष को कैसे प्राप्त हो सकता है। और अपराविद्या था, जो अपराविद्या होती थी वो हमारे भौतिक जीवन को लेकर के होती थी, उसमें भौतिक विद्या सिखाई जाती थी। नेक्स्ट हमारा ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि गुरु शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, जो है गु और रू। ठीक है, गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है रोकना, दूर करना। तो इसका पूरा अर्थ होता है गुरु अपने शिष्यों का सर्वांगीण विकास करते थे और अंधकार को दूर करते थे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मुझे नहीं लगता कि मैंने 1 घंटा लिया होगा इसके लिए, मैंने बहुत जल्दी ये चैप्टर 1 ख़त्म कर दिया है। ऐसे ही मैं MCQs अपने हैंड रिटन नोट्स में ही लेकर के आऊँगी। इंग्लिश की भी MCQs पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, उनको भी मैं अपडेट और भी मतलब क्वेश्चंस ला के उसमें अपडेट कर दूँगी। तो आप को जिस लैंग्वेज में अगर आप पढ़ते हैं या जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है आप उसमें पढ़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।